नमस्कार दोस्तों, लाइक डायमंड हिट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट हिंदी सब्जेक्ट से हम तैयारी कर रहे हैं। नेट जेआरएफ की हमारा टारगेट जेआरएफ पास करना है और फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है। उसमें आगे पढ़ते हैं हम। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ चल रही थी हमारी, इसमें ही अपभ्रंश की विशेषताएँ हमारी बची हुई है, तो वो पढ़ते हैं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। सामान्यतः अपभ्रंश टय वर्ग प्रधान भाषा है। इसमें हणय की बहुलता है। दोस्तों, अपभ्रंश में टय जो वर्ग है हमारे, उसके जो पांचों वर्ण है उसकी बहुलता होती है। इसमें उनमें से सबसे ज़्यादा हणय की बहुलता होती है। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा होगा कि स्वयंभू की जो रचना थी पयमचर्यु, रिठण, मेणी चणियु और उसके बाद पुष्पदंत, इनके जो ग्रंथ है वो अपभ्रंश में ही है। ठीक है, तो उसमें महापुराण, हणिया कुमार चर्यु, ऐसे ऐसे इनके रचनाओं के ग्रंथों के नाम हैं, तो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद आगे अपभ्रंश में दो वचन और दो लिंग मिलते हैं। एक तो नपुंसकलिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में मिलता है। आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश काल है। आगे देखो दोस्तों, अपभ्रंश अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। अब हम दोनों में कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, अपभ्रंश अवहट और पुरानी हिंदी के कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा, परंतु 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को विद्वानों ने अवहट का नाम दिया। देखो दोस्तों, पहले अपभ्रंश आई थी, आज जो हिंदी चल रही है अपभ्रंश का ही भाग है। अपभ्रंश का आपने पढ़ा था बिगड़ा हुआ रूप, तो धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ भाषा में, जैसे जैसे सुधार होता गया और इसके नाम में परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो 13वीं व 14वीं ईस्वी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश अवहट कहा तथा हेमचंद्र ने उन्हें देसी नाममाला में शामिल करना उचित समझा। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित है। कुछ नई ध्वनियों का भी हिंदी में विकास हुआ। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्षित कर महापंडित राहुल साकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, और आगे भी आता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी को पुरानी हिंदी किसने का, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और साथ में नाम जुड़ता है राहुल साकृत्यायन। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के लगभग अधिकांश साहित्यिक में हिंदी का प्रयोग होने लगा। हिंदी में अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएं थी। ठीक है, तो हिंदी की जो अपभ्रंश भाषा थी इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत इन तीनों का ही रूप है। आगे संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुए। काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के कई उदाहरण अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त किया था। आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। उसमें अपभ्रंश के कई उदाहरण उन्होंने दिए। आगे पढ़ेंगे हम इस बात को। आगे आ रहा है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं बहुत से अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति मानी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार शौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। मागधी अपभ्रंश से ही बिहारी, बांग्ला, असमी और उड़िया भाषाओं का विकास हुआ। आगे देखो दोस्तों, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती विकसित हुई।
ये जो पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, ये किसका भाग है? क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है सोर्स यानी अपभ्रंश का। ठीक है, सोर्स यानी अपभ्रंश का। मार्कंडेय और कुछ अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश के 3 प्रकार बताए, जिनमें नागर से गुजरात की, उपनागर से राजस्थान की, ब्राह्मण से सिंधी की बोली विकसित हुई। इस प्रकार पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश और अवहट से ही हिंदी का विकास हुआ। सिद्ध साहित्य में यदा कदा अपभ्रंश के दर्शन होते हैं। मुख्य रूप से सिद्धों ने अपनी रचनाएं हिंदी के तत्कालीन लोक प्रचलित रूप में लिखी। ठीक है, सिद्धों की भाषा थी अपभ्रंश, ध्यान रखना है आपको। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ। विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी आदि। कालांतर में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही विकसित होकर अपने परिनिष्ठित और मानक रूप को पाकर वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ठीक है दोस्तों, आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण डॉक्टर गिरियसन के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। इसमें बाह्य उपशाखाओं में गिरियसन ने 3 भागों में बांटा है: उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी समूह, पूर्वी समूह। तो हम एक मैप की सहायता से पढ़ते हैं। देखो मैप बनाते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ, आसानी से याद हो जाएगा। देखो हम एक मैप बनाते हैं छोटा सा भारत का, उसके बाद समझ में आसानी से आएगा। दोस्तों मैप की सहायता से पढ़ते हैं ना तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, इसीलिए ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगी। ये अपना भारत है, ठीक है, ये अपना भारत बन गया। अब इसमें एक बात क्या कही है, यहाँ देखो, उत्तरी पश्चिमी समूह है। उत्तरी पश्चिमी समूह कौन सा है? ये अपना उत्तरी भाग हो गया और ये अपना पश्चिम भाग है। ये वाला भाग है ना, ये वाला, ये उत्तरी और ये पश्चिमी। ठीक है, ये उत्तरी और ये पश्चिमी। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी समूह है। ये अपना दक्षिणी समूह आ गया। इसमें मराठी दे रखा है, मराठी। ये महाराष्ट्र, ये आगे ना जो आंध्र प्रदेश और इधर ये वाला भाग, 18 भाग। और पूर्वी समूह में ये अपना भाग पूरा का पूरा पूर्वी समूह आ गया। तो इसमें यहाँ उड़ीसा है, बिहार है, यहाँ असम है, यहाँ पश्चिम बंगाल है। तो इनकी जो भाषाएं हैं ये क्या हो गई? पूर्वी हिंदी में शामिल हो गई। ये हो गई पूर्वी हिंदी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम समझेंगे ना इन भाषाओं को तो आसानी से हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। ज़्यादा रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं होगी। पेपर में आएगा तो हम आंकलन कर सकते हैं अपने माइंड में। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समूह पूर्वी हिंदी दे रखी है। अंतः उपशाखा में 2 दे रखी है, इसमें केंद्रीय समूह और पहाड़ी समूह। अंतः उपशाखा में तो केंद्रीय समूह पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेशी, राजस्थानी। पहाड़ी समूह में नेपाली तथा पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। ये डॉक्टर हॉर्नरले दे रखा है, ये कोई ज़्यादा मोस्ट नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। हमारा ये है ना जो भोलानाथ तिवारी वाला, ये थोड़ा सा मोस्ट है, क्वेश्चन पीछे आया हुआ है इनमें, तो हम इसको देख लेते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इन्होंने अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप और आधुनिक भाषाएं दे रखी है। तो इसमें अपभ्रंश को सोर्स यानी मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और प्रचंड पेशाची। तो अपभ्रंश में इन्होंने कौन कौन सी भाषा दे रखी है? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। मागधी में दे रखी है बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़ीसा। अर्धमागधी में दे रखी है पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्र में दे रखी है मराठी। प्राचीन पेशाची में दे रखी है लहंदा, पंजाबी और सिंधी। ये देखो दोस्तों, मैप की सहायता से बताती हूँ मैं आपको। देखो इसमें दे रखा है सोर्स यानी में ये सोर्स यानी का भाग कौन कौन सा दे रखा है? पश्चिमी हिंदी, गुजराती। ये भाग है ना, ये सोर्स यानी अपभ्रंश का है, सोर्स यानी अपभ्रंश का। ठीक है,
ये भाग है अपना सोर्स यानी अपभ्रंश का। उसके बाद दे रखा है मागधी। मागधी में दे रखा है बांग्ला, बिहारी, असमी, उड़ीसा। मागधी भाषा ये पूर्वी हिंदी है ना, इसी को ही मागधी भाषा, यहाँ यही जो राज्य है इनमें मागधी भाषा आती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको विशेष। उसके बाद अर्ध मागधी में दे रखा है पूर्वी हिंदी पूरी तरह। अर्ध मागधी भाषा ये वाला भाग तो है मागधी का, और ये पूरा का पूरा ये वाला भाग ना, ये कौन सा दे रखा है, ये अर्ध मागधी है। ठीक है, अर्ध मागधी। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में आपने ये मराठी देख ही लिया है आपने पहले, दक्षिण भाग का। ब्राह्मण पेशाची में लहंदा, पंजाबी, सिंधी, ये वाला भाग है ना, ये पहाड़ी वाला जो एरिया, ये लहंदा ब्राह्मण पेशाची माना गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्लास आगे लेके आएंगे। पढ़ते रहिए और नेट JRF की तैयारी करते रहिए।